चलिए हेडिंग डाले एडसॉर्प्शन थ्योरी। Adsorption theory. According to this theory, the surface of the catalyst unlike the inner bulk has free valencies which provide the sites 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 for chemical force of attraction. The reactants gets adsorbed on the surface of heterogeneous catalyst due to which the bonds of reactants the bonds of reactants gets weakened and the reaction can proceed quickly. चलिए एडसॉर्प्शन थ्योरी हम लोग बोल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो बीच में आपको एक लाइन लिखवाई हेटेरोजीनस कैटलिस्ट, तो पहले हेटेरोजीनस को अंडरलाइन कर लो क्योंकि तो इसके बिना आंसर इनकम्प्लीट कहलाएगा। आपकी मर्जी, आप यहाँ लिखो चाहे आप स्पेशल एक स्टेटमेंट बना दो कि भाई दिस एडसॉर्प्शन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर हेटेरोजीनस कैटलिस्ट। सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई करना है? हेटेरोजीनस के ऊपर। हेटेरोजीनस कैटलिस्ट हमने किसको बोला था कि जो हमारे पास में एग्जांपल जैसे अभी ले रहे हो N2 + H2 गिव्स, तो ये गैस यहाँ पे हमारे पास में आयरन जो है वो है सॉलिड। तो हेटेरोजीनस कैटलिस्ट जिसकी स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अलग हो उसे हमने नाम दिया था कल हेटेरोजीनस कैटलिस्ट। तो एडसॉर्प्शन थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन हेटेरोजीनस कैटलिस्ट। क्या अप्लाई किया हम लोगों ने? हमने बोला कि भाई N2 + H2 reacts to give NH3, ये तो वो नहीं, लेकिन आयरन की प्रेजेंस से क्या होगा? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं मॉलिब्डेनम नहीं लिखा, मत ढूंढो क्योंकि मॉलिब्डेनम प्रमोटर है, वो सिर्फ आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। अभी मेरा टारगेट मॉलिब्डेनम नहीं है, मेरा टारगेट कौन है? आयरन, बिकॉज आयरन इज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो मॉलिब्डेनम ढूंढना बंद कर दो, प्रमोटर नहीं पढ़ रहे। चलो कहानी खत्म, ढूंढना कम, बोर्ड पे ध्यान करना। तो N2 + H2 gives NH3, ये तो वो नहीं, लेकिन आयरन ने क्या किया? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे किया? तो उसके लिए हमारे पास आंसर आया कि ये जो आयरन है ये सॉलिड है, हेटेरोजीनस कैटलिस्ट है। इसने अपने सरफेस पर नाइट्रोजन को क्या किया? एडसॉर्ब किया। सरफेस पर क्या करेगा? एडसॉर्ब करेगा। कैसे किया? तो NNN, इसने नए बॉन्ड बनाए और पुराने वाले बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करा। पुराने बॉन्ड्स कौन से थे? N2 is N ट्रिपल बॉन्ड N,
ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया और एन 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 को अलग अलग कर दिया और एक वीकर बॉन्ड अपने सरफेस के ऊपर बना दिया। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक किया और अब जो नए बॉन्ड बने वो कैसे हैं? वीकर। क्यों बनते हैं ये बॉन्ड? बिकॉज द कैटलिस्ट हैव फ्री वैलेंसीज ऑन देयर सरफेस। बल्क में नहीं, सरफेस पर क्या होगा? दे हैव फ्री वैलेंसीज। These free valencies make new bonds with the reactant. That reactant can be gas or can be liquid. इसलिए वर्ड हमने क्या लिखा है? reactant. ये reactant या तो liquid होगा या gas होगा, क्योंकि हम लोग जो कैटलिस्ट ले रहे हैं वो heterogeneous है। मेनली हम बात करेंगे सॉलिड कैटलिस्ट की। तो ये जो सॉलिड कैटलिस्ट है इनके सरफेस पर फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट है। ये फ्री वैलेंसीज इन रिएक्टेंट्स के साथ में बॉन्ड बनाएगी और ओल्डर बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करेगी। न्यू बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड एंड आर फॉर्म्ड ओनली एट द सरफेस। नाउ वी हैव फ्री नाइट्रोजन, NNN अकेला हो गया। अब जैसे ही H2 आया फटाफट उसने एक N के साथ में रिएक्शन शो कर दी एंड वी हैव NH3। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ कैटलिस्ट? उसे हमने एक्सप्लेन किया बाय एडसॉर्प्शन थ्योरी। स्टेटमेंट एक बार रीड करिए। अपन ने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट क्या करते हैं? हैव फ्री वैलेंसीज। लो दे दो एक मिनट, क्योंकि मेरी लैंग्वेज बोलने में फिर बदल जाएगी। According to this theory, the surface of catalyst, unlike the inner bulk, has free valencies which provide the sites or chemical force of attraction. The reactant gets adsorbed on the surface of heterogeneous catalyst. ये ध्यान रखना कि फ्री वैलेंसी सरफेस पर होती है, बल्क में नहीं। ठीक है। उसके बाद में ड्यू टू विच द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स गेट्स वीकेंड। रिएक्टेंट कौन है? N ट्रिपल बॉन्ड N। इनके बॉन्ड्स कैसे हो गए? वीकेंड हो गए एंड द रिएक्शन कैन प्रोसीड क्विकली। अब नए बॉन्ड्स के साथ जो बने वो वीकर बॉन्ड्स हैं और ये वीकर बॉन्ड्स कैन इजीली रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक। फॉर एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस, अभी तक आपने नाम लर्न नहीं करा, लास्ट ईयर पढ़ा था ये नाम। फॉर एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस, बाकी आप ये लिख लो N2 plus H2 in presence of iron gives NH3। हाँ ये पूरा इसका ही है। हाँ हेबर्स प्रोसेस नहीं, एग्जाम्पल तो एब्जॉर्प्शन थ्योरी का है। ये जो रिएक्शन है ना इसे हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। N2 फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया का फॉर्मेशन in presence of iron as a catalyst, molybdenum as a promoter is called as Haber's process। ये 11th का पार्ट था। हो गया। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट हेडिंग, मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी। Modern adsorption theory. According to this theory, the heterogeneous catalysis is considered as a surface phenomena. Is considered as a surface phenomena. Full stop. It follows the following steps. It follows the following steps. First point,
diffusion of reactant to the surface of the catalyst second point adsorption of molecules on the active sites. Third, occurrence of chemical reaction on the surface through the formation of an intermediate Next point, desorption, DESORP, desorption of product from the surface of the catalyst comma thus making it free for more reactions. Last point, शायद 5th number आ रहा है, diffusion of product away from the surface of the catalyst. चलिए इतनी देर में मैंने पूरा डायग्राम बना दिया। यहाँ पर हमारे पास में ये हमारा कैटालिस्ट है। इस कैटालिस्ट को अपन ने कैसे दिखाया कि इसके पास में फ्री वैलेंसीज जो है, ये सिंगल बॉन्ड जो मैंने बताया, ये इसका हो गया सरफेस। अपन ने क्या बोला कि इट हैज फ्री वैलेंसीज एट द सरफेस नॉट प्रेजेंट इन द बल्क। अभी अगर ये बहुत सारा होता, अपन बहुत सारे बना दो, ये 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो क्या होगा बीच में ये जो बल्क है, बल्क वाला पार्ट तो हमें कैसा दिख रहा है, इट इज नॉट फ्री। हमेशा जगह खाली कहां पर दिख रही है, एट द सरफेस। सरफेस इसे भी बोलेंगे, खाली जगह सरफेस इसे भी बोलेंगे, सरफेस इसे भी बोलेंगे, सरफेस इसे भी बोलेंगे। हमेशा क्या होता है कि अपन ऐसे हाथ रखते हैं और बोलते हैं एट द सरफेस, है ना, जबकि खाली जगह कहां पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जो भी उसका कॉर्नर वाले बाहर की तरफ वाले पार्ट है उन्हें बोला जाएगा सरफेस, और जो अंदर वाले पार्ट है उन्हें बोला जाएगा बल्क। तो बल्क में कुछ भी फ्री नहीं, फ्री कहां पर है, एट द सरफेस। अपन ने खाली 2 लाइन ड्रॉ करी, हमने बोला दिस इज द कैटलिस्ट हैविंग फ्री वैलेंसीज एट द सरफेस, बराबर। Now we have 2 reactants A and B. So A plus B gives AB. इस रिएक्शन को हम ले रहे हैं N2 plus H2 gives NH3। यही चल रहा है हमारा, तो हमने लिया A plus B। स्पेसिफिक ना करके अपन ने जनरल छोड़ दिया कि we have 2 reactants A and B। ये A और B क्या करेगा, it gets adsorbed on the surface of the catalyst। N N N
H, ये सारे क्या हो गए, दे गेट एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। यहाँ पर A आ गया, किसी किसी पर B आ गया, उसके बाद हमने इसको नाम दे दिया एडसॉर्प्शन। फिर क्या होगा, A और B ने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, विच इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट क्यों है, बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल। ठीक है, अब ये स्टेबल नहीं है तो इट गेट्स ब्रोकन डाउन, ये खुद टूटेगा, टूट के हमारा जो कैटलिस्ट था वो अलग निकल जाएगा, और ए बी ये जो कंबाइन हो चुका ये पार्ट हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। थियरी में अपन ने जो पहला पॉइंट लिखा है वो लिखा है डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट टू द सरफेस, और लास्ट में लिखा है डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। क्या कर रहे हैं, जो कैटलिस्ट है उसके सरफेस पर पहले आएगा, आने के बाद हमने उसे नाम क्या दिया, एडसॉर्प्शन। डिफ्यूजन का मतलब होता है सिंपली फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन हमेशा कौन शो करता है, गैसियस पार्टिकल्स। ठीक है, गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोर इजीली डिफ्यूजन शो करते हैं। उसके बाद में हम लोग लिक्विड में भी डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन लिक्विड के साथ जब सॉलिड कोई कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन आ जाए तब हम वर्ड यूज करते हैं ऑस्मोसिस। व्हेन वी टॉक अबाउट बायोडिग्रेडेबल सॉरी बायोमोलेक्यूल्स कि हमारे पास एक लिविंग लेयर है और उसमें अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वर्ड क्या यूज किया जाता है, ऑस्मोसिस, और वो फ्रॉम लोअर टू हायर होता है। डिफ्यूजन हमेशा कहां से होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर, और उसमें किसी आपको पार्चमेंट मेम्ब्रेन या कोई सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ऐसा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिंपली फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन these reactant particles get diffused, then they get adsorbed, then they make intermediate by forming bond between the two reactants. After this the intermediate breaks down to give product and the catalyst। ये कैटलिस्ट फ्री हो गया वापस से नई रिएक्शन करने के लिए, एंड द प्रोडक्ट क्या कर रहा है, डिफ्यूजेस। कैसा, अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट, यहाँ पे टूवर्ड्स, यहाँ पर अवे। अवे क्यों, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, ज्यादा से कम की तरफ वो डिफ्यूज होगा। दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी। तो एग्जाम में कौन सी लिखोगे, मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी। नेक्स्ट, रोल ऑफ heterogeneous catalyst। उसमें आंसर, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ adsorption theory। First point, it increases the concentration of reactants on the surface। Second point, adsorbed molecules gets dissociated to form active species, comma, which can react faster. Third, the adsorbed molecules are not free to move about next point,
the heat of adsorption evolved act as activation energy for the reaction ब्रैकेट में केमिसॉर्प्शन, क्योंकि जहां बॉन्ड बना रहे हो वहां पे आप बात कर रहे हो केमिकल एब्जॉर्प्शन की, दैट इज केमिसॉर्प्शन की। सारे पॉइंट्स अपन ने यही वाले लिखे। अपन ने बोला कि भाई इट इंक्रीजेस द concentration of reactants on the surface, तो ये समझ में आ रहा है। सेकंड हम लोगों ने बोला कि जो भी एडसॉर्ब्ड पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दे डिसोसिएट टू फॉर्म एक्टिव स्पीशीज, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N था, it dissociates into N and N which act as active species, जो आगे जाके अच्छे से बॉन्ड बना पाएंगे and thus increases the rate of reaction। थर्ड पॉइंट अपन लोगों ने बोला कि they are not free to move, खाली यही नहीं बोल दिया कि ये नाइट्रोजन आके यहाँ पे खाली रहने लगा, क्या बोला, it forms the bond। बॉन्ड बनाने के कारण दिस A is not free to move about, इसकी जगह ये वाली फिक्स हो गई। मूव करता तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इतना हाई इंक्रीज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ए और बी यहाँ पर है तो जल्दी से इन्होंने बॉन्ड बना दिया, पता चला ए घूमता फिरता यहाँ पहुंच गया, तो क्या होगा, डेफिनेटली यू विल नॉट गेट द सेम रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने बोला कि जहां पर ये है वहां पर आने के बाद ये मूव नहीं करेगा। और लास्ट हम लोगों ने बोला कि ये जो एब्जॉर्प्शन है दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इस वक्त हीट रिलीज होगी एंड दिस हीट एक्ट एज एन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्दर रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट एंजाइम्स। एंजाइम्स एक चैप्टर में नहीं बेटा, बहुत सारे चैप्टर्स में आता रहता है, बायोमोलिक्यूल्स में, इसमें उसमें बहुत सारी जगह एंजाइम्स चलता रहता है, तो सब जगह एक ही आंसर है, कोई अलग अलग आंसर नहीं है। तो पहले एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट produced by living cells, which catalyze the biochemical reactions। थोड़ा बहुत कुछ याद हो, C12, हाँ, H22 O11, बोलो। अगर इसे माल्टोज बोल रहे हो तो यहाँ पर आएगा, क्या देगा, 2 molecules of C6H12O6। C6H12O6 पे कौन एक्ट करता है, क्या देता है, अल्कोहल, इट इज C2H5OH प्लस साथ में क्या देगा, ना भैया, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, माल्टोज है, माल्टेज है, अगर सुक्रोज होगा तो ए भैया, सुक्रोज होगा तो सुक्रेज, सुक्रोज होगा तो इट इज, बिकॉज सुक्रोज इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर। एग्जाम देकर आए हो अभी, और यहाँ पर आएगा ग्लूकोज प्लस, ठीक है, यूरिया NH2CO NH2 plus H2O in presence of urease gives ammonia plus CO2। लिख लो, थोड़े बहुत याद रह जाएंगे, जितने याद रह जाए।
नॉर्मली मैंने बायोमोलेक्यूल्स वाले लिए हैं, माल्टेज, डायमेज, इन्वर्टेज। जितने आपकी मर्जी आ जाए वो लिख लो। एक ये नया भी दे देते हो, अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ, मैथ्स वाले थोड़ा बहुत मेहनत कर लेना, माइकोडर्मा एसिडाई। ये लोग भी तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो तुम लोग भी थोड़ा कभी बायो याद कर लिया करो। माइकोडर्मा एसिडाई gives CH3COOH plus H2O. MICO mycoderma aceti ACETI. Characteristics of enzymes. ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, खाली एक एक पॉइंट लिख लो कि इन पॉइंट्स को हमें कवर करना है। फर्स्ट, हाईली एफिशिएंट या हाई एफिशिएंसी। कितनी हाई एफिशिएंसी है इनकी? तो these enzyme increases the rate of reaction near about 10 raised to 18 to 10 raised to 20 times. इतना ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। 10 raised to 8, सॉरी 18 और 20 तो एक ही बात हो गई। 10 raised to 8 to 10 raised to 20 टाइम्स। बिना कैटलिस्ट के, बिना एंजाइम के अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो वो इतनी स्लो होगी, और बायो कैटलिस्ट यानी एंजाइम होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ तक इंक्रीज हो सकता है। तो दे आर हाईली एफिशिएंट। सेकेंड पॉइंट, they are required in extremely small quantity. Extremely small quantity. कितनी स्मॉल वो इमेजिन अगर अपन करें तो मिलियंथ ऑफ 1 मोल कैन इंक्रीज the rate of reaction 10 raised to 3 to 10 raised to 6 times. Millionth of 1 mole can increase the rate of reaction 10 raised to 3 to 10 raised to 6 times. Next, they are highly specific in nature. माल्टोस पे माल्टेज ही चाहिएगा, इन्वर्टेज नहीं चलेगा। So they are highly specific in nature. Next, the rate of एंजाइमेटिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है। द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन becomes maximum at definite temperature called as optimum temperature. Called as optimum temperature. Full stop. Normally it is 298 to 310 Kelvin. नंबर्स भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में कवर अप कर लेने का, ठीक है। गलत नंबर मत लिखना, ना लिखोगे चलेगा, या तो 100% श्योर हो या वो टर्म ही गायब कर दो, गलत गलत लिखकर नहीं आ जाना। नेक्स्ट, द
रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, वापिस ऊपर वाली लैंग्वेज लिख रहे हैं, द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन is maximum at particular pH called as optimum pH. Its value is between 5 to 7. हम दूसरी तरह से इसका आंसर सोचे तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो किन मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, तो